आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफ़र भाग 6। ऋत्विक अपने बालों में हाथ फिराते हुए बड़बड़ाया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। रानू और गीत हॉल में सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। रानू, यार मगर एक प्रॉब्लम है। गीत, यही कि तू उसके सामने जाकर कुछ बोलने लायक नहीं होती। उसे देखकर तो तू ऐसे भागती है जैसे कोई आदमखोर हैवान देख लिया हो, है ना? यार, तू नहीं जानती, उसे देखने भर से मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसा लगता है अभी उछलकर बाहर आ जाएगा दिल। और मेरा पेट, बाय गॉड, इसका तो अलग ही किस्सा है। मैं बता नहीं सकती गीत मेरी क्या हालत होती है। रानू ने अपना माथा पकड़ कर कहा। तभी ऋत्विक आते हुए, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? रानू हड़बड़ा गई, लेकिन गीत के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कहा, ऋत्विक जी, रानू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप थोड़ा चेक कर दीजिए। हाँ कहते हुए ऋत्विक ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, रानू ने रोकते हुए कहा, नहीं, मैं चंद्रादित्य से दवाई ले लूँगी। ऋत्विक, ये भी सही है। डॉक्टर चंद्रादित्य सिंह की तो बात ही अलग है। एक मिनट रुको, मैं अभी बुलाता हूँ। वो यहीं चेक करके बता देंगे क्या परेशानी है। गीत आंखों में शरारत लिए उठकर जाते हुए बोली, चंद्रादित्य जी ठीक नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें तो शायद जल्दी हो सकता है ना रानू मैडम? रानू उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। गीत चली गई तो रानू भी मुझे कुछ काम है कहते हुए वहां से चली गई। ये लड़की मुझसे हमेशा भागती क्यों रहती है? जब भी बात करने की कोशिश करो तो। चंद्रादित्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ ऋत्विक? यार, एक सवाल का जवाब बता मुझे। अगर कोई लड़की तुझे देखते ही भाग जाए तो इसका क्या लॉजिक है? चंद्रादित्य, आई डोंट नो यार। ऋत्विक अपना सर हिलाते हुए, ठीक है, अब चलें कहते हुए दोनों बाहर निकल गए। गीत और चंद्रादित्य एक भी बार मुलाकात नहीं हुई थी। गीत चंद्रादित्य को हर जगह ढूंढ रही थी कि वो कहाँ है, सामने क्यों नहीं दिखा। मीना जी, क्या हुआ बेटा? गीत चंद्रादित्य के कमरे से निकलते हुए, माँ वो मुझे कुछ सामान चाहिए था, वो कहाँ है? कहते हुए गीत ने चंद्रादित्य के कमरे की तरफ इशारा किया तो मीना जी बोली, बेटा आदि तो हॉस्पिटल चला गया, हफ्ते भर से छुट्टी पर था ना, तो जल्दी चला गया। तुम मुझे बता दो, मैं किसी से मंगा देती हूँ, मीना जी ने कहा। गीत का चेहरा उतर गया कि चंद्रादित्य उससे बिना मिला ही हॉस्पिटल चला गया। मैं देख लूंगी माँ, रानू से कहकर आती हूँ, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। गीत जब ऊपर अपने कमरे में गई तो हेमंत जी बैठे रानू से बात कर रहे थे। गीत को देख हेमंत जी ने कहा, गीत बेटा। गीत, जी पापा कहते हुए पास आ गई। हेमंत जी, बेटा मानवी की शादी अच्छे से हो गई, वहाँ ऑफिस में भी काम बहुत बढ़ गया होगा, तो सोच रहा था आज ही दिल्ली के लिए निकल जाऊं। गीत, आज ही मगर ऐसे अचानक? हेमंत जी, बेटा यहाँ ऑफिस से फ़ोन आया था, काम भी ज़रूरी है ना, जाना तो पड़ेगा। शाम की फ़्लाइट की टिकट कर दी है, मैं जाकर अपना सामान पैक करता हूँ, कहते हुए चले गए। गीत उदास होकर सोचने लगी कि चंद्रादित्य जी यहाँ है नहीं, वो पापा जाने की बात कर रहे हैं। रानू, यार मैं ढंग से घूमी भी नहीं यहाँ, तू अंकल से बात करना कुछ दिन यहाँ रुकने की। गीत, मैं नहीं, तू कहना। गीत नीचे चली आई तो देखा सुलोचना मासी भी जा रही हैं। वो रुकना चाहती थी लेकिन वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो ज़्यादा दिन रुक नहीं सकती थी, बच्चों के एग्जाम्स होने वाले थे। गीत, मासी थोड़े दिन और रुक जाते। सुलोचना मासी, अभी जाना ज़रूरी है बेटा, नहीं तो रुक जाती। ऋतिक अंदर आते हुए, मासी चले? दरअसल ऋतिक मासी को छोड़ने जा रहा था, बलराज जी कुछ दिन रुक जाते, मानवी भी आने वाली है कल, उससे मिलकर चली जाना। सुलोचना मासी, जीजा जी अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं जाती भी नहीं, आप जानते हैं। बलराज जी, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मासी ने हेमंत जी के सामने हाथ जोड़े तो बदले में वो भी हाथ जोड़ दिए। सुलोचना मासी उपासना बुआ के गले लग गई तो उपासना बुआ बोली, अकेले छोड़ दिया आपने? सुलोचना, आऊँगी कुछ दिन बाद, तब तक जीजी है ना। वो उपासना से अलग हुई तो स्वयंभवी ने उनके पैर छूते हुए कहा, मासी जल्दी आना। सुलोचना स्वयंभवी को गले लगाते हुए, तुम चलो मेरे साथ। स्वयंभवी, फिर कभी आऊंगी मासी। मीना जी, ये तुम्हारे रास्ते में खाने के लिए कुछ गुजिया और मिठाई, कहते हुए एक थैला उसे थमा दिया। मासी उसके गले लगकर बोली, तुम मुझे नहीं रोकोगी जानती हूँ, पर जीजी मैं जल्दी आऊँगी तुमसे मिलने। मीना जी ने उसकी पीठ सहला दी तो उन्होंने कहा, अरे आदि कहाँ है? मीना जी, वो सुबह से चला गया हॉस्पिटल। सुलोचना मासी, मैं उससे मिलते हुए चली जाऊंगी, कहते हुए चली गई। शाम का समय। गीत बेड पर तकिया लिए बैठी अपनी सोच में गुम थी। उसने चंद्रादित्य को सुबह से देखा तक नहीं था, आज तक उसका मोबाइल नंबर भी नहीं मांगा उसने। ऐसे में उससे बात किए बिना गीत जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। गीत ने देखा रानू आराम से सो रही है तो वो उसे जगाते हुए बोली, यार उठना, मैं यहाँ टेंशन से मरी जा रही हूँ और तू है जिसे सोने से फुर्सत नहीं है। रानू कुनमुनाते हुए, यार प्लीज सोने देना, मैं खाकर थक गई हूँ।
पहली बार मैंने तुझ जैसा दानवी देखा है जो खाते वक्त भी थक जाती है। स्ट्रेंज। रानू कुछ नहीं बोली, वो कंबल में दुबक कर सो रही थी। गीत उठकर बाहर निकल ली। तभी मीना जी, गीत बेटा यहाँ आओ। गीत नीचे आई तो देखा बलराज जी सोफे पर बैठे थे और उपासना और संभवी अपने किसी जान पहचान वालों के घर गए थे। मीना जी, बेटा ये कुछ खाने का सामान है, हेमंत भाई साहब को दे देना, उनके रास्ते में खाने के लिए। गीत, माँ और मेरे लिए? मीना जी, तेरे लिए पूरा डब्बा भरा पड़ा है, जब चाहे तब निकाल कर खा लेना, मगर ये अपने पापा को दे आओ। गीत उदासी भरे स्वर में, वहाँ चली जाऊंगी तो यहाँ की चीज़ कैसे खा पाऊंगी? मीना जी मुस्कुराते हुए, तुम यहीं रुक रही हो तो जब मर्जी खा सकती हो ना। गीत की आंखें चमक उठी, मैं यहीं रुक रही हूँ सच्ची, मगर पापा ने तो कहा था कि शाम की टिकट है। मीना जी, वो बस जा रहे हैं, तुम और रानू रुक रही हो। गीत ने सुना तो डब्बा लेकर अपने पापा के कमरे में चली आई। हेमंत जी अपना बैग पैक कर अपनी टाई सही कर रहे थे जो उल्टे हो गए थे। गीत डब्बा बेड पर रख उनके पास आकर टाई सही करते हुए बोली, आप अकेले जा रहे हैं दिल्ली? हेमंत जी, हाँ बेटा। गीत, ग्रेट, जाइए। हेमंत जी, बेटा भी मानवी को गए 1 दिन नहीं हुआ, ऐसे में सब लोग चले गए तो घर सूना हो जाएगा, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? गीत उनके सीने से लगकर बोली, डैड आप अकेले रह जाएंगे दिल्ली में, मन लगेगा वहाँ मेरे बिना? हेमंत जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, बेटा दिल्ली जा रहा हूँ, इस दुनिया से नहीं। तुम तो ऐसे सुबक रही हो जैसे मैं। गीत, आपका ये लाइन बोलना ज़रूरी होता है क्या? आपको कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? और हाँ, समय पर दवाई खा लेना। यहाँ जो चुपके चुपके मिठाइयाँ खाई हैं सब पता है मुझे। हेमंत जी, अच्छा मेरी माँ, वैसे कब देखा मुझे मिठाइयाँ खाते हुए? गीत, बस देखा, और खबरदार जो वहाँ खाने पर परहेज़ नहीं किया तो, नहीं तो वापस नहीं आ जाऊँगी यहाँ से। हेमंत जी, बेटा गीत एक बात कहूँ? गीत, 2 कहिए। हेमंत जी, बेटा तुम अपना ध्यान रखना और रानू का भी, उसे सब समझा दिया है मैंने, लेकिन तुमसे इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम गुस्से में कुछ भी नहीं सोच पाती। बलराज का कहा हर बात मानना, वो तुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। गीत, आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। हेमंत जी, चंद्रादित्य भी नहीं? गीत ने अपने पापा की तरफ देखा तो हेमंत जी ने हंसते हुए कहा, बाप हूँ तुम्हारा, सब खबर है मुझे। गीत शर्माकर उनके गले लग गई। हेमंत जी, बेटा किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच से करना, किसी झूठ से नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चंद्रादित्य हीरा है, उसे खोना मत। जो हो गया उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। सोया बहुत खुश होगी। थैंक यू डैड, जो आप बाकी के डैड की तरह नहीं हो। हेमंत जी, मुझे बस तेरी खुशियाँ चाहिए, लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं सुनना। आई लव यू डैड। लव यू टू बेटा। हेमंत जी को एयरपोर्ट छोड़ने गीत, रानू और ऋत्विक आए थे। ऋत्विक सुलोचना मासी को उनके घर छोड़कर वापस लौट आया था। गीत हेमंत जी से बात करने लगी, बड़ी मुश्किल से हेमंत जी माने थे। रानू और गीत हेमंत जी को बाय बोलते हुए बाहर निकल आए। गीत भावुक हो गई थी, पहली बार अपने डैड से अलग हुई थी। रानू ने उसे संभाल लिया, लेकिन गीत की आंखें छलक आए। तीनों एयरपोर्ट से बाहर चले आए, तभी ऋत्विक ने गाड़ी साइड में लगाई और दोनों के साथ साथ आगे थोड़ा बढ़कर एक ठेले के पास आकर कहा, भैया 3 चाय। रानू गीत से, ये यहाँ चाय पीने के लिए रुका है? गीत, देख नहीं रही क्या? रानू, तुम दोनों पियो, मैं तो चली गाड़ी में बैठने, कहते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गई। ऋत्विक ने जब गीत को चाय दिया तो रानू से वहाँ नहीं दिखी। गीत, वो गाड़ी में है। ऋत्विक चाय का ग्लास लेकर गाड़ी के पास आया और चाय आगे करते हुए कहा, मैडम चाय। रानू ने नजरें उठाई, फिर नीचे कर लिया। ऋतिक अपनी चाय का सिप लेते हुए, इलायची वाली चाय है, आपको पसंद आएगी रेणुका जी। रेणु ने चाय ले लिया तो ऋतिक वापस जाने लगा, फिर रुकते हुए, एक बात पूछनी थी। रानू ने देखा तो वो बोला, आप मुझे देखकर भाग क्यों जाती हैं? मैं इतना डरावना दिखता हूँ क्या? रानू अटकते हुए, गीत बुला रही है। ऋत्विक हंसते हुए गेट की तरफ बढ़ गया तो रानू ने सुकून भरी सांस ली। चाय खत्म कर तीनों घर आ गए। मीना जी खाना निकालते हुए, आओ बैठो खाना खा लो। ऋत्विक, आंटी चंद्रादित्य अभी तक नहीं आया। बेटा उसका फ़ोन आया था, इमरजेंसी थी तो आना मुश्किल है आज, जवाब बलराज जी ने दिया। गीत का चेहरा लटक गया, उसने थोड़ा सा खाना खाया और तीनों अपने कमरे में चले गए। गीत मीना जी के पास आते हुए, माँ आपके पास सर दर्द की दवाई है क्या? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मीना जी ने उसे टैबलेट खिला दिया तो गीत जाकर आराम से सो गई। रानू छत पर बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसे पता चला कि ऋत्विक ने उन्हें फ़ोन किया था। रानू बात कर नीचे आई तो कमरे में ऋत्विक बैठा मोबाइल चला रहा था। रानू ठिठक गई और उसे देखने लगी। रानू को दरवाजे पर खड़े देख ऋत्विक ने उसके पास आकर खड़े होते हुए अपना गला साफ किया। तब जाकर रानू की तंद्रा टूटी। रानू, आपने माँ को फ़ोन किया था? ऋत्विक, हाँ। क्यों? ऋत्विक, मेरी पेशेंट है वो, उनसे बात करने में आपको क्या परेशानी है? तुम यहाँ आई हो, वहाँ आंटी अकेली हैं तो पूछ लिया कि कुछ परेशानी तो नहीं। अब रानू कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। चंद्रादित्य पिछले 3 दिन से गीत के सामने नहीं आया था। उसके उठने से पहले चला जाता और उसके सोने के बाद ही घर आता था।
गीत का सब्र जवाब दे गया और वो दोपहर में टिफिन लेकर ऋत्विक के साथ उसके हॉस्पिटल चली गई। ऋत्विक को कुछ काम था तो वो उसे हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल में आते ही गीत ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर जब चंद्रादित्य के कैबिन के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की ने कहा, जी आप कौन? गीत, ये उन्हीं से पूछना। लड़की, मैम जब तक आप बताएंगी नहीं हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। गीत, उनके घर से आई हूँ उनके लिए खाना लेकर। लड़की, आपका नाम? गीत, गीतिका आर्या। लड़की ने नाम नोट करके कहा, सॉरी मैम, सिंह सर का ऑर्डर है, उनके कैबिन में उनकी परमिशन के बिना जाना सख्त मना है। गीत मुस्कुरा उठी। लड़की, मैम एक सवाल पूछ सकती हूँ? गीत, हाँ पूछो। लड़की, सिंह सर हंसते भी हैं कि नहीं? गीत, सामने से देखना चाहती हो? लड़की मुस्कुराते हुए, श्योर मैम। गीत लड़की के बताए हुए कैबिन में पहुंची जहां नेम प्लेट पे लिखा था डॉक्टर चंद्रादित्य सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। इधर चंद्रादित्य जब ओटी से बाहर निकला तो उसके साथ एक और डॉक्टर एक नर्स भी थे। उनसे कुछ बातें करने के बाद चंद्रादित्य हाथ धोकर जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होते हुए अपने कैबिन में जाने लगा तो सामने साक्षी को देखकर रुक गया। साक्षी उसके गले लगते हुए बोली, भाई अजय ने घर में शादी की बात की है, माँ पापा मान गए। चंद्रादित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाकर कांग्रेस कहा। फिर बाद में बात करता हुआ कहकर जैसे ही साक्षी से अलग हुआ तो सामने गीत खड़ी थी। गीत को देख चंद्रादित्य मिश्री कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि गीत वापस पलटकर चंद्रादित्य के कैबिन में चली गई। गीत चंद्रादित्य को ही ढूंढ रही थी तभी सामने चंद्रादित्य को किसी लड़की के गले लगते हुए देख गीत वापस कैबिन में चली गई। चंद्रादित्य कैबिन के अंदर आया तो गीत सोफे पर के पास बैठी खाना निकाल रही थी। चंद्रादित्य कुछ कहता उससे पहले ही गीत बोली, खाना खा लीजिए। चंद्रादित्य आकर खाने लगे तो दोनों ही खामोश थे। खाना खाने के बाद चंद्रादित्य ने गीत की तरफ देखा तो गीत नीचे देख रही थी। चंद्रादित्य खाकर उठा तो गीत टिफिन समेटने लगी। वह हाथ धोकर जब वापस आया तो देखा गीत सामान समेट कर जा चुकी थी। चंद्रादित्य अपना सर हिलाते हुए, यह बिना बताए क्यों चली गई? कहीं से मुझे और साक्षी को लेकर कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? चंद्रादित्य बाहर निकलने लगा तभी एक नर्स, सर जल्दी चलिए इमरजेंसी केस है। चंद्रादित्य उसके साथ चला गया। गीत घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रानू नीचे बैठ बलराज जी और मीना जी के साथ कैरम खेल रही थी। गीत को भी बुलाया लेकिन गीत सर दर्द है कहते हुए कमरे में चली गई। ऋत्विक आया तो मीना जी ने पानी दिया और ऋत्विक ने कहा, आंटी खाना दे दो, भूख लगी है। मीना जी, बैठो बेटा अभी लाती हूँ। मीना जी किचन में चली गई कि तभी कुछ औरतों ने बाहर से आवाज़ लगाई। बलराज जी उठकर बाहर गए, फिर दरवाजे से ही आवाज़ देते हुए कहा, रानू बेटा मीना जी को बाहर भेजना। तो जी कहते हुए रानू किचन में चली आई तो आंटी अंकल आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। मीना जी, बेटा ये प्लेट ऋत्विक को दे आओ और हाँ इसमें थोड़ी सलाद डाल देना और रायता मत देना, उसे पसंद नहीं है। जी आंटी कहते हुए रानू ने प्लेट लिया और मीना जी के जाने के बाद सलाद प्लेट में डालकर कटोरी में रायता लेकर ऋत्विक के सामने रख दिया। ऋत्विक, मैं रायता नहीं खाता, ये आप ले जाइए। रानू, प्यार से लाई थी, सोचा था आप खा लेंगे। ऋत्विक ने सुना तो कहा, प्यार से लाना अपनी जगह है लेकिन अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही नो। रानू बड़बड़ाते हुए, इसे खाने से कौन सा मैं जहन्नुम में चले जाएंगे? ऐसे बोल रहे हैं जैसे जहर लाई हूँ। रानू, तुझे डॉक्टर ही मिला था क्या इश्क मोहब्बत प्यार फरमाने के लिए? इससे अच्छा तो तू सिंगर बन जाती ताकि लोग तुझे सुनने के लिए आए, मगर मेरी बकवास सुनेगा कौन? और मैं खुद को पागल घोषित कर दूंगी खुद से बातें करते हुए। रानू बुदबुदाते हुए चली गई। वो पानी लेकर आई और ऋत्विक के सामने खाकर जाने लगी। तभी ऋत्विक ने कहा, एक कटोरी रायता मिलेगा जहर के साथ। रानू अपनी आंखें बड़ी करते हुए, क्या? ऋत्विक अपनी बात सुधारते हुए, मतलब नमक के साथ। रानू ने उसे एक नज़र घूर कर देखा फिर अभिलाई कहते हुए चली गई। ऋत्विक के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। रात का समय, सब खा पी कर सो गए थे। गीत सोफे पर बैठी चंद्रादित्य का इंतजार कर रही थी। उसने घड़ी में समय देखकर 1:30 बज रहे थे। तभी चंद्रादित्य की बुलेट की आवाज़ आई और गीत दरवाज़ा खोलने चली गई। चंद्रादित्य ने जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा सामने से गीत ने खोल दिया। चंद्रादित्य गीत को देख रुक गया। गीत, अंदर आ जाइए कहते हुए साइड हो गई। चंद्रादित्य अंदर चला आया तो गीत ने दरवाज़ा बंद करके चंद्रादित्य से कहा, आप जाकर फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म करती हूँ। चंद्रादित्य आज बहुत थक गया था इसीलिए ऊपर अपने कमरे में जाते हुए कहा, खाना कमरे में ले आना। गीत खाना गर्म करके प्लेट में ढककर चंद्रादित्य के कमरे के सामने आई तो दरवाज़ा खुला था और चंद्रादित्य फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ा था। गीत को देख वो सोफे पर आकर बैठ गया। गीत ने प्लेट टेबल पर रखी और पानी के जग से ग्लास में पानी डालकर वहीं रखकर जाने लगी। सब्जी में नमक कम है और रायता भी फीका है। गीत, पर सब तो ठीक था, शायद गर्म किया उसकी वजह से होगा, मैं नमक लेकर आती हूँ। चंद्रादित्य, ये रायता लेते जाओ, मुझे नहीं खाना। गीत, मैं कुछ दूसरा बनाकर लाती हूँ कहते हुए प्लेट उठाने लगी तो चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। गीत उसे देखने लगी तो चंद्रादित्य ने उसे खींचकर अपने बगल में बिठाते हुए कहा, क्या बात है?
गीत सामान्य सी बोली, कुछ नहीं चंद्रादित्य, हॉस्पिटल गई थी तो बिना बताए वापस क्यों आ गई? मिश्री जिसे तुमने देखा वो लड़की? गीत, नहीं वो उस वजह से नहीं है। आप पर पूरा भरोसा है मुझे चंद्रादित्य। तो क्या वजह है बताओ मुझे, ऐसे क्यों भाग रही हो? मैं भाग रही हूँ? सच में आपको ऐसा लगता है? गीत ने नम आंखों से कहा तो चंद्रादित्य उसे देखता रह गया। भाग तो आप रहे हैं मुझसे, 3 दिन से न दिखे न बात किए। आपको पता भी है ये 3 दिन कैसे गुजरे? एक एक पल आपको देखे बिना गुजारना ये कितना मुश्किल था मेरे लिए। हॉस्पिटल से बिना बताए आई तो आपका ये हाल था, तो आप सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा इन 3 दिनों में। चंद्रादित्य, मिश्री मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझे देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती? गीत उसके सीने से लग गई, एक पल भी नहीं। चंद्रादित्य उसके सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में गीत उससे दूर होते हुए बोली, मैं दूसरा खाना बनाकर लाती हूँ। चंद्रादित्य उसे अपने गोद में बिठाते हुए मजाक कर रहा था, सब ठीक है। हाँ गीत, आप भी ना, अब मुझे उठने दीजिए और खाना खाइए। चंद्रादित्य ने उसे उठने नहीं दिया, खाना खाने लगा तो गीत उसे एकटक देखने लगी। चंद्रादित्य, इतने ध्यान से मुझे देखो मत, पता नहीं तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। गीत उसके कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए धीरे से बोली, संभल कर, क्या पता कुछ। चंद्रादित्य अपनी जगह पर जम गया, इसके कान लाल हो गए तो गीत उसके पास से उठते हुए हंसने लगी। चंद्रादित्य भी हंसकर खाने लगा। चंद्रादित्य को देख गीत, मुझे कुछ बताना है। चंद्रादित्य ने उसे देखा तो वो अपने हाथ मसल रही थी। चंद्रादित्य, मेरे पास आओ। गीत उसके पास आई तो चंद्रादित्य ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे सच बताने के लिए रेडी हो तब बताना। अभी कंफ्यूज होकर ऐसे अचानक में हड़बड़ाहट में बताने की ज़रूरत नहीं है। गीत, पर आपका जानना ज़रूरी। चंद्रादित्य, कहा ना अभी नहीं। चंद्रादित्य ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। गीत खामोश हो गई तो चंद्रादित्य ने उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, अंकल आए थे हॉस्पिटल एयरपोर्ट जाने से पहले। गीत, मिले आप? चंद्रादित्य, हाँ, कह रहे थे कि मेरी बेटी का दिमाग थोड़ा हिल गया है, उसे ठीक कर देना। गीत अपना मुंह खोलते हुए, क्या डैड ने ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं, मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ। कहते हुए गीत ने अपना मोबाइल उठा लिया। चंद्रादित्य उसके हाथ में मोबाइल लेते हुए, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इतना भी नहीं समझती ये लड़की। गीत, आप मेरा पोपट बनाकर मजे लूट रहे हैं। चंद्रादित्य, गीत अंकल सही कह रहे थे, इसका मैं सबूत दे सकता हूँ। गीत अपने आगे छोटी करके, क्या सबूत है आपके पास कि मेरा दिमाग हिल गया है? चंद्रादित्य, कभी तो मुझे आप कहती हो, कभी तुम, कभी अपने पापा को पापा कहती हो तो कभी डैड, और कभी मैं कहती हो कभी हम, मतलब कंफ्यूज नहीं होती? गीत, वो जब जैसे मुंह से निकल जाए। आप शब्द पर क्यों जा रहे हैं, मेरी भावनाएं भी तो समझिए। चंद्रादित्य उसकी तरफ झुकते हुए, क्या है तुम्हारी भावनाएं? गीत अपना गला तर करते हुए पीछे झुक गई तो चंद्रादित्य उसके नाक पर टैप करते हुए बोला, सिली गर्ल बट क्यूट। कहते हुए उसका नाक खींच दिया। मैं जा रही हूँ कहते हुए वो उठने लगी तो चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वापस बिठा लिया और कहा, कल सुबह मैं जल्दी हॉस्पिटल चला जाऊँगा। सुबह क्यों? और आप इतनी जल्दी क्यों चाहती हैं? कोई फिक्स टाइम नहीं है क्या? डॉक्टर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, 24 घंटे में कभी भी अवेलेबल होना पड़ता है। गीत उसके गाल खींचते हुए, मुझे आप पर बहुत सारा प्राउड है। चंद्रादित्य ने मिश्री कहते हुए उसकी गोद में सर रखकर आंखें बंद कर ली। गीत उसके सर पर हाथ फेरने लगी और जब लगा कि चंद्रादित्य सो गया तो उसे चादर ओढ़ाकर वो प्लेट लेकर दरवाज़ा बंद करके बाहर चली आई। गीत के दिमाग में हेमंत जी के कई शब्द गूंज रहे थे, किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं, सच से करना, नहीं तो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। गीत के मन में अलग ही द्वंद्व चल रहे थे। वो प्लेट किचन में रखकर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह का समय। चंद्रादित्य तैयार होकर जब नीचे आया देखा उपासना बुआ और स्वयंभवी नाश्ता कर रहे थे। उपासना बुआ ने देखा तो बोली, अरे चंद्रादित्य बेटा, आओ आओ तुम भी नाश्ता कर लो। चंद्रादित्य आकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने किचन की तरफ देखा तो उसे गीत नजर नहीं आई। उपासना ने स्वयंभवी को आंखें दिखाई तो स्वयंभवी बेमन से उठकर चंद्रादित्य के लिए चाय ले आई और उसके सामने रखते हुए बोली, चाय पी लो। चाय रखकर वो वापस बैठने लगी तो अपनी माँ की तरफ देखकर ठिठक गई जो उसे ही घूर रही थी। वो अपनी आवाज़ सही करते हुए बोली, चंद्रादित्य जी चाय पी लीजिए। चंद्रादित्य की नज़रें तो किचन की तरफ थी, इसीलिए उसे स्वयंभवी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय पीने लगा। मीना जी ने आकर नाश्ता चंद्रादित्य की प्लेट में रखा तो चंद्रादित्य ने बेमन से थोड़ा बहुत खाया और अपनी माँ के गले लगते हुए बोला, अपना और पापा का ध्यान रखना, मैं आज थोड़ा सा लेट आऊँगा, इंतज़ार मत करना मेरा। मीना जी, ठीक है बेटा, आराम से जाना। चंद्रादित्य अपना कोट उठाकर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसे गीत की आवाज़ आई, सुनिए। चंद्रादित्य ने पलटकर देखा तो गीत हाथ में टिफिन लिए उसकी तरफ आ रही थी। उसके गालों पर आटा लगा हुआ था, मतलब वो किचन से आ रही थी। चंद्रादित्य के लब मुस्कुरा उठे।
गीत आकर उसके सामने खड़ी हो गई और टिफिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपका टिफिन अभी फूल रहे थे। चंद्रादित्य उसके गाल पर आटा साफ करते हुए बोला, सुबह से सामने क्यों नहीं आई थी? वो आपके लिए टिफिन तैयार कर रही थी इसलिए। मुझे नहीं चाहिए, कहते हुए वो जाने लगा। गीत आंखें बड़ी करते हुए, मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए नाश्ता बनाया और टिफिन रेडी किया, लेकिन आप मना कर रहे हैं। हाँ, मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए, तुम दोपहर में लेकर आना। गीत उस पर नाराज़ होते हुए, आप बहुत बुरे हैं, मैंने कितनी मेहनत करी और चाय बनाई, फिर गोभी के पराठे बनाए, गोभी को काटा, उसका पेस्ट बनाया, आटा गूँथा, फिर आपके लिए चाय उबाली। अब कह रहे हैं कि अभी नहीं चाहिए, दोपहर में लाना। ये क्या बात हुई भला? गीत अपना मुंह बनाते हुए बोली। चंद्रादित्य मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया और कहा, हाँ दोपहर में चाहिए, अभी मुझे देर हो रही है। गीत मुंह फुलाकर वापस जाते हुए, मुझे अब देना ही नहीं है कोई टिफिन, जाइए, आज रहिए भूखे। चंद्रादित्य ने उसकी कमर पकड़ ली, उसके गाल को चूमते हुए कहा, दोपहर में लंच लेकर आना, इंतजार करूंगा। कहते हुए वो चला गया। गीत अपनी जगह पर जम सी गई। उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। ऋत्विक ने गला साफ किया, तब जाकर गीत की तंद्रा टूटी। ऋत्विक घर के अंदर आते हुए, क्या हुआ गीत जी, कहीं किसी बड़े मच्छर ने तो नहीं काट लिया? गीत, मच्छर? ऋत्विक, हाँ, अपने गाल पर हाथ जो रखी है इसीलिए। गीत से कुछ आते हुए, जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कहते हुए वो अंदर चली गई तो ऋत्विक हंस पड़ा। उपासना जी ने गीत को ऐसे चंद्रादित्य के लिए टिफिन ले जाते देखा तो स्वाभाविक से बोली, तुझसे एक लड़का नहीं संभाला जाता। अरे इतना अच्छा मौका था चंद्रादित्य के साथ समय बिताने का, और एक तू है जो सारा दिन इस फोन में घुसी रहती है। मॉम, तो क्या करूँ मैं? चंद्रादित्य तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे किचन की तरफ झांक रहे थे? उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे गीत में इंटरेस्ट है। उपासना बुआ, इस गीत को तो चंद्रादित्य से दूर करना ही पड़ेगा। तू मेरी बात कान खोल कर सुन। अब ये से मीना भाभी के आसपास रहा कर। अगर माँ मान गई तो बेटा हाँ कहेगा ही। तभी ऋत्विक को आते ही देख उपासना चुप हो गई। ऋत्विक, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल गर्ल। उपासना हंसते हुए, गुड मॉर्निंग बेटा। स्वयंभवी, गुड मॉर्निंग ऋत्विक। उपासना, नाश्ता करो बेटा। जी आंटी, कहते हुए खाने लगा। मीना जी ने आते हुए कहा, तेरी आदत अभी तक गई नहीं ऋत्विक, बिना नहाए नाश्ता करने की। गीत के साथ आ रही रानू के कदम ठहर गए। ऋत्विक को देख के वो वापस जाने लगी तो मीना जी ने इशारे से बुला लिया। ना चाहते हुए भी रानू को अपना आना पड़ा। दोनों आकर बैठ गए। ऋत्विक ने रानू को देखते हुए, आंटी आपको पता है मुझे गोभी के पराठे कितने पसंद हैं। जब तुम और आदि स्कूल में थे तो सिर्फ गोभी के पराठे ले जाते थे, मैं तो परेशान हो जाती थी, लेकिन आज के पराठे मैंने नहीं, गीत ने बनाए हैं। आंटी, मुझे तो पता भी नहीं चला, सेम आपकी तरह बना है ये, और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। क्या पराठे बनाए हैं गीत जी आपने? गीत, माँ ने जैसा मुझसे बताया मैं वैसा ही करती गई। रानू जो हमेशा बोलती रहती थी वो ऋत्विक के सामने सर झुकाए बैठी थी। ऋत्विक उठते हुए, अच्छा मेरा हो गया, मैं तो चला, कहते हुए उठा और रानू के पास से पानी का ग्लास उठाकर पीते हुए चला गया। रानू बड़बड़ाई, उतनी जगह बची थी लेकिन मेरे पास से ही पानी उठाना ज़रूरी था, मेरी जान अटका दी थी। कितनी अजीब रिएक्शन होती है इनकी। यार रानू, क्या होगा तेरा? उसने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। तो मीना जी बोली, क्या हुआ रानू, नाश्ता कर लो बेटा। जी आंटी, कहते हुए रानू खाना खाने लगी तो वहीं ऋत्विक पानी पीते हुए रेलिंग से टिककर खड़ा उसे देखता रहा, मुस्कुराता रहा। ऋत्विक की बचपन से आदत है जिम से आते ही नाश्ता करने की। रानू बेटा, तुम वापस क्यों जा रही थी? रानू, वो आंटी, मैं अपना फ़ोन कमरे में ही भूल गई थी, बस वही लेने जा रही थी। उपासना बुआ, भाभी मानवी से बात हुई तुम्हारी? मीना जी, हाँ जीजी, वो पगफेरे की रस्म के लिए आने वाली थी, लेकिन उसके देवर हृदांक ने उनके लिए गोवा की टिकट बुक कर रखी थी, इसीलिए आ नहीं पाई। उन्हें पता नहीं था शादी के तीसरे दिन ही उनको वहाँ जाना था। दूसरे दिन उनके घर रस्म हुई तो अभी आ नहीं पाई। अब गोवा से लौटते वक्त सीधे यहीं आएगी। उपासना बुआ, ये तो सही बात है, लेकिन उनके ससुराल वालों को भी तो सोचना चाहिए कि पगफेरे की रस्म के लिए मायके जाना ज़रूरी होता है। मीना जी कुछ नहीं बोली तो गीत बोल उठी, आंटी मानवी वहाँ खुश है और वो कभी भी पगफेरे की रस्म के लिए यहाँ आ सकती है। उपासना बुआ मुंह बनाते हुए, हाँ जी, मैं कौन होती हूँ ये सवाल पूछने वाली? मानवी मेरी दूर की भाई की बेटी जो ठहरी, कहते हुए उठकर चली गई। स्वयंभवी कुछ नहीं बोली और उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया तो वो उठकर चली गई। गीत, सॉरी मॉम। मीना जी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, आप जल्दी से नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। गीत मीना जी को एक निवाला खिलाते हुए, आप भी खाओ। रानू, और ये बाइट मेरी तरफ से आंटी, कहते हुए दूसरा को और खिला दिया। मीना जी मुस्कुरा उठी उसे देख। गीत और रानू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ऊपर खड़े बलराज जी ने देखा तो मुस्कुरा रहे थे और किसी से फ़ोन पर कहा, मानवी बेटा, मीना जी अपने दो बेटियों के साथ चाय नाश्ता कर रही हैं, देखना फ़ोटो भेजता हूँ, अपना और मानव बेटे का ध्यान रखना। कहते हुए फ़ोन काटकर तीनों का एक फ़ोटो लिया और उसे मानवी के फ़ोन पर भेज दिया। स्वयंभवी करूँ।
संभवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे? मॉम ने रोका है मुझे यहाँ, मैं तो वहाँ आने भी नहीं वाली थी। उधर से कुछ कहा गया तो संभवी, ओके रिलैक्स, मैं कुछ करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं अब रखती हूँ कहते हुए कॉल कट कर दिया। संभवी जब पलटी तो दरवाजे पर रानू को देख अपनी जगह पर जम गई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ लिया हो। उसने हकलाते हुए कहा, रानू रानू तुम यहाँ? रानू अंदर आते हुए, यार तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जैसे भूत देख लिया हो। मैं चुड़ैल टाइप दिखती हूँ क्या जो सब मुझे अजीब से देखने लग जाते हैं? रानू की बात सुन संभवी शांत होते हुए, दिखते नहीं, तुम तो हो ही चुड़ैल। रानू, क्या कहा? कुछ नहीं, तुम बताओ यहाँ मेरे रूम में कैसे आना हुआ? रानू, मैं और गीत बोर हो रहे थे तो सोचा क्यों ना घूमने चले जाएं, अगर तुम साथ चलना चाहोगी तो चलो। संभवी, सॉरी यार मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम लोग जाओ। रानू, ओके कोई बात नहीं कहते हुए नीचे चली गई। रानू के जाने के बाद संभवी ने गहरी सांस भरी। रानू नीचे आई तो देखा गीत और मीना जी के साथ उपासना जी भी थी। रानू आते हुए बोली, अरे वाह, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, दो बदमाश और दो आंटी, बड़ी कमाल। एक स्वीट तो दूजा मीठी चाशनी की दुकान। ऋत्विक पीछे से चार से भले पाँच, और हम पांचों हो गए जाने के लिए तैयार, क्योंकि कोई मुझे देखकर हो जाता है सुपर फास्ट। रानू ने पलटकर देखा तो ऋत्विक को देख अपना माथा पीट लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो मीना जी से बोली, आंटी मेरे पेट में दर्द है, मैं घर में ही रुक जाती हूँ। गीत ने उसके माथे पर से हाथ हटाकर पेट पर रखा। पेट में दर्द हो रहा है ना? रानू, हाँ हाँ पेट में, पेट में। ऋत्विक बेटा, रानू को देखो तो उसके पेट में दर्द हो रहा है, मीना जी ने रानू को सोफे पर बिठाते हुए कहा। ऋत्विक रानू के मजे लेते हुए, जी आंटी आप हटिए मैं देखता हूँ। रानू खड़े होते हुए, आंटी ठीक हो गया, अब मेरा पेट दर्द नहीं है, अब शायद मैं सीढ़ी से फास्ट नीचे आई ना तभी होगा। ऋत्विक उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा। उपासना बुआ अब यहीं रहना है या चलना भी है? ऋत्विक कार निकालने चला गया। मीना जी उपासना बुआ के साथ आगे बढ़ गई। गीत, पागल हो गई है क्या? क्या करती रहती है? और पेट में दर्द होने पर माथे पर हाथ कौन रखता है? रानू, तुझे कैसे समझाऊं यार, मेरा दिल कैसे हिलोरे मारता है जब वो पास आता है। प्यार करती हूँ लेकिन उसके करीब आने से मन में डर उत्पन्न हो जाता है। गीत, तुझे उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए, अभी मौका है, फिर हो या ना हो, पहले उसके सामने ठीक से खड़े तो हो जाऊं। ऋत्विक ने हॉर्न बजाया, तब जाकर दोनों की बातें बंद हुई। दोनों कार के पास आई तो देखा मीना जी और उपासना जी पीछे बैठे थे। गीत ने पीछे जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए तभी रानू जल्दी से जाकर पीछे वाले सीट पर बैठ गई। गीत रानू को घूरती हुई आगे जा बैठी। उपासना वो से मीना जी कुछ बातें कर रही थी तो गीत अपने ख्यालों में खोई खिड़की से बाहर देख रही थी। ऋत्विक ने मिरर पीछे की तरफ सेट किया हुआ था जिससे रानू का चेहरा साफ दिख रहा था। रानू ने जब अपना चेहरा ऊपर किया तो उसकी आंखें ऋत्विक की आंखों से जा टकराई। रानू उसकी आंखों में एकटक देखती रही। कितनी नशीली आंखें हैं यार, मैं खोए जा रही हूँ। ऋत्विक ने उसे देखा और अपना आई विंक कर दिया, जिसे देख रानू की आंखें बड़ी हो गई। उसने उपासना और मीना जी की तरफ देखा तो दोनों अपनी बातों में मशगूल थे। रानू ने अपना चेहरा बाहर की तरफ कर लिया, फिर आंखें मसलकर फिर से देखा तो ऋत्विक गाड़ी चलाने में व्यस्त था। रानू बड़बड़ाई, मुझे अब भ्रम भी होने लगा है। वो अपना सर हिलाते हुए बाहर की तरफ देखने लगी। ऋत्विक ने कहा, सो स्वीट। गीत, क्या कहा आपने? ऋत्विक, कुछ नहीं, पहुंच गए हम लोग। टू बी कंटिन्यूड।